नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाऊ तोरसेकर साहब जुड़ गए हैं मुंबई से। भाऊ, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। भाऊ, ऐसा लगता है कि जो आपने पुस्तक लिखी थी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, ये उसको भारतीयों ने कुछ अलग तरीके से बहुत सीरियसली ले लिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ना बनती और कांग्रेस की सरकार आ जाती, तो पंजाब से चलने वाले आम आदमी पार्टी के इशारे पर जितने प्रदर्शनकारी उत्पाती होते, उनको हरियाणा में रोकने वाला कोई नहीं होता। वो सीधे दिल्ली में आकर के रोज उत्पात करते, रोज नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में मोदी की बदनामगी कर रहे होते। नंबर 2, अगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री ना बनते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती, और जैसा लोकसभा में हमें दिखाई दे रहा था, आशंका बलवती हो रही थी, उसके अनुरूप अगर भाजपा विरोधी कोई सरकार आ जाती, तो फाइनेंशियली ये लोग काफी साउंड हो जाते। और दूसरे एस्पेक्ट में भी महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनना, राष्ट्रवादी सरकार बनना कई दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रही। दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल जमे बैठे थे और 27 साल से भाजपा वापसी नहीं कर पा रही थी, वो भी रणनीतिक राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम राज्य। बिहार भी, और अब बंगाल, जहां घुसपैठ से लेकर के तमाम तरह की दूसरी समस्याएं। तो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिहाज से और जो तुष्टीकरण की राह पर चलते हुए इस बात का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं कि देश की एकता के लिए ये कितना खतरनाक उनका राजनीतिक खेल है, उसकी परवाह किए बिना उन्होंने तो सारी हदें लांघी ही हैं। पर क्या आप ये मानते हैं कि मतदाताओं ने जैसे ये फैसला कर लिया है कि इस तरह की सारी ताकतों को अब अलग थलग करना है, और जो विरासत और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं और जो देश की सरहदों को सुरक्षित रखने का एक तरीके से संकल्प ले चुके हैं, अब हमें उन्हें ही मजबूत करना है? तो मैं तो पहले से मानता हूँ कि क्योंकि मैं इब्न खालदून नाम का जो इतिहासकार 14वीं शताब्दी में हो गया, मैं उसको बहुत प्रमाण मानता हूँ। उसकी जो सोच थी, थिंकिंग प्रोसेस थी, एक नेशन समाज क्या होता है उसके बारे में मैं उसके सरोकार रखता हूँ, हमेशा उससे सहमत होता हूँ। मोदी को हमने बनाया ना, आम जनता ने बनाया, नहीं तो मोदी कौन था? मोदी एक आरएसएस का प्रचारक था, मोदी बीजेपी का संगठन मंत्री रहा, तो वहां से प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने, आज दुनिया में जाना माना नाम है। तो वो सब बनाने वाले हम ही है ना। हम लोग मोदी मोदी करके एक पर्सन देखते हैं, पर्सन नहीं है वो, एक नेशनल आइडेंटिटी बन गए। तो उनमें अगर जनता अपनी नेशनल आइडेंटिटी देख रहे तो उससे जो इच्छा आकांक्षाएं निकलती है वो अपने आप मोदी में जाकर समा जाती है। तो जो कुछ हो रहा है, ये मैंने भी किताब लिखी थी, तब मैंने लिखा था कि ये चुनाव मोदी के लिए है ही नहीं, ये अश्वमेध है। क्योंकि जो जो रीजनल पार्टियां थी वो सेंटर को चैलेंज कर रही थी और संविधान के नाम कर रही थी। संविधान क्या कहता है कि ये संघराज्य है, यहां एक केंद्रीय सरकार रहेगी और बाकी राज्य की सरकारें रहेगी। पुराने जमाने में जो एम्पायर होता था, साम्राज्य होता था, उसके नीचे बहुत सारे राजा वगैरह छोटे मोटे होते थे, लेकिन उस भूमि, भारत जैसी प्रचंड भूमि है, उसके लिए साम्राज्य ही कल्पना होती। जैसे अमेरिका एक साम्राज्य है, जैसे रशिया चाइना साम्राज्य है, उनके अलग अलग प्रांत है। लेकिन अगर एक प्रांत टूटने की कोशिश करेगा, अलग कोई करेगा,
सेंटर को चैलेंज करेगा तो उसको चुप करना जरूरी है। अब ये चाइना में हो या रशिया में वो बात अलग है, अमेरिका में अपना उनका तरीका है, समझ भी है। लेकिन भारत जैसे लोगों हम संविधान बचाते हैं और संविधान बचाने के लिए देश डूबो दोगे, ये कौन सी बात हुई? आप जिस तरीके से संविधान से सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है उसको आप चैलेंज कर रहे हो, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, वो अथॉरिटी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको तो चुप करना पड़ेगा। संविधान बचाने के लिए जिस संविधान का आधार एक संघ राज्य है, तो इसलिए ये पुराने जमाने का चक्रवर्ती या सम्राट नहीं था, ये आज के जमाने का जो केंद्र सरकार है उसको ही सम्राट मानना चाहिए। और उसकी मजाक उड़ाना वगैरह जो चल रहा था उसको सबक सिखाना जरूरी था। तो इसलिए मैंने वो लिया था कि मोदी एक तरीके से भारतीय संघ राज्य के प्रतीक बन गए हैं, तो उन पर हमला जब होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमला होता है, संघ राज्य पर हमला होता है और अल्टीमेटली संविधान पर हमला होता है। और उसके लिए चेहरा किसका लगाते? संविधान है, हमारे हाथ में संविधान है, ये रेड बुक लेकर घूमते थे। तो इसके लिए यह जरूरी था। और जब भारत की जनता जो है, आम जनता है, मैं उसको बहुत प्रबुद्ध मानता हूँ। सबसे बड़ा इंटेलेक्ट कौन है? तो वो बंगाल का भद्रलोक या दिल्ली में बैठे कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, इस देश की आम जनता है, जिसको समझ में आता है इनके नखरे बहुत हो गए, अब इनको सीधा करना चाहिए, तो वो सीधा कर देती है। 2014 में 8 चुनाव के बाद सिंगल पार्टी मेजॉरिटी आई। इसका कारण लोग देखकर थक गए कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी उठता है किसको भी धमकाता है। अब आपको याद होगा जब ममता दीदी मुख्यमंत्री बनी थी तो उसके पहले वो सेंटर में रेलवे मिनिस्टर थी यूपीए गवर्नमेंट में, और जब उनको मुख्यमंत्री होना पड़ा तो उन्होंने दिनेश द्विवेदी नाम के आपके बिल्कुल नजदीकी किसी को रेलवे मंत्री बनाया था, और रेलवे मंत्री ने पार्लियामेंट में रेलवे बजट पेश किया था। तो रेलवे का कुछ सेकंड क्लास का या कुछ पैसा बढ़ाया तो ममता दीदी ने उसको ऑब्जेक्शन दिया, अपना ही मिनिस्टर था उसको ऑब्जेक्शन दिया, और वो जिद लेकर बैठ गई कि इसको हटाओ। बीच सेशन में, पार्लियामेंट बीच सेशन में रेलवे मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ने हटाया था, आपको याद होगा, सैक कर दिया था। हाँ, सैक कर दिया था। तो इस ढंग से एक रीजनल सत्रप है, वो अगर सेंटर अथॉरिटी को चैलेंज करता है, ठीक है भाई, सेशन तो पूरा होने दो, एडजस्टमेंट है, लेकिन अपमानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को ममता दीदी ने जिस ढंग से सपोर्ट के लिए अपमानित किया था, वहां से आम जनता सोचने लगती है कि ऐसे होगा तो पूरा देश डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा देश। तो सेंट्रल अथॉरिटी को जो चैलेंज किया जा रहा था, इसके खिलाफ जनता खड़ी हो गई, और 8 चुनाव के बाद ये चमत्कार हुआ था। तो वहां से हमको पता चलता है कि ये देश अखंड रहा है। वो कई शतकों से, कई दशकों से रहा हो, लेकिन यहाँ की अलग अलग भाषा वाली, अलग अलग संस्कृति वाली जनता इस खंडप्राय देश को एक देश मानती है, एक नेशन मानती है। वो ब्रिटिश हो, मुगल हो या मराठा हो या और कोई हो, उससे मतलब नहीं, हम खुद को एक मानते हैं। और अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो स्टालिन हो या ममता हो, उनको बीजेपी ने हराया ऐसा मानते हो, मैं गलत मानता हूं। इनको यहाँ के देश मानने वाले लोगों ने हराया कि ये देश के लिए चैलेंज हो रहे, ये देश के लिए धोखा बन रहे। तो ममता की हार बीजेपी की जीत है ऐसा मैं नहीं मानता, या वहां स्टालिन की हार विजय की जीत है ऐसे नहीं मानता। मैं मानता हूं ये जनता की जीत है, जो जनता राष्ट्रवादी है और इस पूरे देश को एक देश मानती है, तो इसको चैलेंज करेंगे। उनके लिए ये सबसे बड़ा सबक है कि भाई इस देश का हिस्सा रहो, आराम से रहो, वरना तुमको खत्म करेंगे, और जो अल्टरनेटिव है लाएंगे, लेकिन देश अखंड रखेंगे। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा मैं मानता हूं सबक है।
भाव सबसे ज्यादा किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो बांग्लादेश के कुछ नेताओं के, पाकिस्तान के कुछ नेताओं के और पाकिस्तानी मीडिया के भी। वहां पर बंगाल को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। कोई ममता बनर्जी को कह रहा है कि आप इस्तीफा मत दो, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दो, बांग्लादेश के 9 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान में मीडिया छाती पीट करके रोता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं पड़ोसी देशों के, इसकी वजह क्या मानते हैं? नहीं, वो अगर वो आपको दुश्मन मानते तो वो वैसा ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर अब देखो बलूचिस्तान में कुछ गड़बड़ हो रही तो हम उनका समर्थन क्यों करते हैं? इसमें पाकिस्तानी मीडिया कुछ गलत नहीं कर रहा है। उनका देश अगर भारत को दुश्मन मानता है तो ये ऐसा करेंगे, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। दुश्मन है, दुश्मन जैसा ही बर्ताव उन्होंने करना चाहिए उनको। अरे देखो भारत कैसा अखंड है, ऐसे खुश हो, वो खुश क्यों होना चाहिए उनको? अगर भारत का अच्छा हो रहा है तो पाकिस्तान या बांग्लादेश खुश क्यों होगा? अगर वहां के लोग हमको दुश्मन मानते हैं तो वो बोल रहे वो सही है, उनकी लेवल पर सही है, हमारे लिए गलत है, हमारे लिए गलत है। लेकिन उनकी तरीके से देखो, उल्टा ममता हो या हमारे राहुल गांधी वगैरह हो, यो जब बोलते हैं तो उनको, राहुल गांधी को हम गलत क्यों बोलते हैं? वो पाकिस्तान की सराहना करते हैं। तो उस वक्त राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर शक जताया तो आपको गुस्सा क्यों आता है? आप खुश हो जाओ। देखो देखो देखो, हमारा अपोजिशन लीडर कैसे पाकिस्तान की सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, हमको खुश होना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान का मीडिया जो कर रहा है वो आपको गलत लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी वैसा करते हैं, तब आपको गलत लगता है। तो जो दुश्मन देश है वो भारत में कुछ बिगाड़ होता है तो खुश होगा, और उसको होना भी चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन मान रहा है तो उसको नहीं खुश होना चाहिए। बीजेपी के जीत के बाद ममता खुश ही क्या, अखिलेश खुश हुआ? राहुल गांधी खुश हुए? नहीं हुए, क्योंकि वो बीजेपी को दुश्मन मानते हैं। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत को दुश्मन मान रहा है तो वो उकसाने की कोशिश करेगा, उनको करना भी चाहिए। हम अगर पश्तून हो, तालिबान हो या बलूची हो, उनको उकसाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने हित में करते हैं। पाकिस्तान का नुकसान हो इसमें हम खुश हो जाते हैं। क्रिकेट की मैच हार गए तो हम खुश होते, क्यों? बिल्कुल हम जिस ढंग से हम रिएक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल उसी ढंग से पाकिस्तान में लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है उनके लिए, हमारे लिए नहीं। भाव, एक बहुत बड़ा काम चल रहा है असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की के हवाले से, इसी तरह बिहार में सम्राट चौधरी, और अगर मैं कहूं कि अब वही मुहिम पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाली है जो बहुप्रतीक्षित है। हमने देखा है अलग अलग अवसरों पर किस तरह सनातनियों की शोभा यात्राओं को निशाना बनाया जाता रहा, और उसमें बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व, समाज विरोधी, देश विरोधी तत्व बाद में पकड़े भी गए जिनकी फंडिंग जो है वो विदेशों से या इस तरह के संगठनों से रहे हैं। पीएफआई पर पाबंदी लगाना, आतंकवादियों, नक्सलवादियों की मुश्कें कसना, और बड़े पैमाने पर जो समाज विरोधी और देश विरोधी तत्व हैं और खास तौर से बहुसंख्यक आबादी के त्योहारों पर जो गड़बड़ियां करते रहे हैं, जो सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर ही मदरसे, यतीम खाने, आपके मजारें और तमाम दूसरी तरह की चीजें रातों रात खड़ी कर रहे थे, उनके खिलाफ जो एक समग्रता में मुहिम शुरू होने वाली है, तो ये बिना भारत की आम जनता के, जो इस समय मुझे लगता है कि एक मिशन मोड में काम कर रही है हर राज्य में, उनके बिना समर्थन के संभव नहीं था।
जी देखो, ये होता रहता है क्या। आजकल क्या है, मीडिया इतनी फैल गई है ना कि जहाँ जाना भी नहीं चाहिए वहां हम सवाल पूछते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ये काम हर सरकार करती रहती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। देखो, बांग्लादेश में जब 71 में बगावत हो गई तो हमने सपोर्ट किया था उसको, और उसके लिए आखिर तक किसी को पता नहीं था कि मुक्ति बाहिनी नाम की जो लड़ाई चल रही थी, वो मुक्ति बाहिनी में 90% लोग हमारे भारत के सैनिक से थे। तो उस पर चर्चा नहीं करते, उस पर आज भी आपको याद होगा, कम से कम 8 महीने 7 महीने हो गए मैं चिकन नेक पर नहीं बोलता, क्योंकि चिकन नेक के एरिया में जो चल रहा है मुझे अंदाजा था, वो कंफर्म भी हो गया। लेकिन जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक उस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, हमारे दुश्मन है वो उस पर चर्चा चाहते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल आई तो उनकी मदद के लिए होती। अगर ये हो रहा है, समझो हेमंत विश्व शर्मा कर रहा है, अब आगे जाकर पश्चिम बंगाल में होगा, तो इस पर हमारे दुश्मन चर्चा करेंगे, राहुल गांधी चर्चा करेंगे। क्या हम राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं कि हाँ भारत का तो नुकसान होना चाहिए? तो अगर नहीं है तो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर हमको अनदेखी करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है वरना वहां ध्यानाकर्षण। देखो, बंगाल में आज जो चमत्कार हुआ है, मैं अकेला बोल रहा था कि ये चमत्कार होने वाला है, क्योंकि मैं उसकी आहट मुझे आती थी। कोई विश्वास नहीं कर रहा था, कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जो हो रहा था वो दबे आवाज में हो रहा था। मैं जब बोल रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो कुछ काम करने वाले यहाँ थे वो कुछ दिल्ली गए, कुछ बिहार में गए, और दिल्ली के बाद मैंने बोला था कि बिहार के कुछ लोग और बंगाल में पहुंच गए, तो उसकी चर्चा उससे ज्यादा मैंने नहीं की। वो क्या कर रहे हैं, उसकी डिटेल क्या है, नहीं बोला मैंने, उसकी जरूरत नहीं। आज बंगाल में हम सब कुछ देख रहे हैं, तो जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी का फायदा हुआ है उतना ही आईपैक पर जो अटैक हो गया, छापा हो गया, उसका 20-25% आईपैक का भी काम है उसमें। यानी आईपैक पर जो छापा हो गया था उसके लिए कम से कम 8 महीने से काम चल रहा था। अब आईपैक ये नाम मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ईडी जिस ढंग से काम कर रही है, इनके बाहर के आने वाले फंड से, यहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सब चीजें इस पर ईडी काम कर रही थी। उसकी कुछ जानकारी मेरे पास थी, लेकिन मैंने बोला नहीं उस पर, क्योंकि वो सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर हो जाता, मैं बोलता और कोई उठाता, फिर ममता दीदी है, राहुल गांधी, वो शुरू हो जाते, तो काम में बिगाड़ हो जाता। तो इसलिए कुछ चीजें अगर अच्छी हो रही है लेकिन वो लीगली खड़ी नहीं रह सकती, तो उसमें हमको अनदेखी करनी पड़ती है। कोई भी देश का जो खुफिया तंत्र होता है उसका एक तरीका होता है, वो इलीगल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट होता है। यानी अपनी ही सरकार अपने ही देश में अपने ही कानून से जो काम नहीं कर सकती वो करने के लिए ही खुफिया एजेंसी होती है। तो ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या हम देश के हित में उसको अनदेखी नहीं कर सकते? ये देखना। हाँ, हमारे देश को हार्म होने वाला है ऐसी बात हो तो उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो बात हमारे लिए, हमारे देश के लिए हितकारक है, ऐसे जब सवाल उठाए जाते हैं तो हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए वो ट्रैप लगाया जाता है कि आप बोलो, आप आपके लाइन के जो लोग हैं उनको इनवाइट करो, उन पर चर्चा करो, तो इंफॉर्मेशन निकल आती है। जब मैंने बोला ना चिकन नेक पर, जब मैंने आप और संजय दीक्षित से बात की थी, उसके बाद और 2-3 वीडियो आ गए किसी के, तो मुझे सूचना दी गई कि इस पर बात मत करो अभी। मैं चुप हो गया। 8 महीने से चिकन नेक पर मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको जितना मालूम है उससे ज्यादा भी मालूम भी होता है, अंदाज भी होता है, मालूम भी होता है। चिकन नेक से लेकर आप अगर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर है, देखो, जो चिकन नेक का पट्टा है उसकी उस तरफ और इस तरफ के लोग देखो, वहां जमाते इस्लामी चुनकर आई है, यहां पूरी की पूरी बीजेपी चुनकर आई है। तो ये संघर्ष जारी है। और
अब इसको बांग्लादेशियों को निकालो, बाहर करो, घुसपैठियों को। अरे इसकी लीगल प्रोसेस करते बैठेंगे तो 50 साल होगा, जो गए 50 लोगों को भी नहीं बेच सकते। वो इलीगली उनको निकाला जाएगा, क्योंकि लीगल प्रोसेस हमारे ही कानून, हमारे फांसी के फंदे है। तो ये चीजें होती है, उस पर बातें नहीं करना अच्छा होता है, ऐसे मैं मानता हूँ। सही है। और ये क्या हो रहा है भाऊ, पराजय ममता बनर्जी की हुई है, चीखें केजरीवाल और अखिलेश यादव की निकल रही हैं। कि उनके समझ में आ रहा है। देखो, मैं बार बार एक बात बोलता रहा कि बंगाल बीजेपी ने जीतना चाहिए, और जीतने का मतलब यह है कि जिसे मिथक बोला जाता है, मुस्लिम वोट बैंक, उसकी लास्ट ब्रांच पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और बंगाल, ये लार्जेस्ट मुस्लिम वोट बैंक के राज्य थे। उसमें से 3 तो हार गए थे सामने वाले, अब बचा था बंगाल। अगर बंगाल बीजेपी यानी डायरेक्टली हिंदुत्व पार्टी के पास आता है तो मुस्लिम वोट बैंक अब काम की नहीं रही। और कल परसों की बात है, 4 दिन पहले योगेंद्र यादव ने भी इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा कि भाई भूल जाओ अभी मुस्लिम वोट बैंक। मैंने उस पर 4-5 दिन पहले वीडियो भी डाला है, मराठी में या हिंदी में शायद, कि मुस्लिम वोट बैंक अब दिवालिया हो चुकी है। उस पर भरोसा करके आप चल नहीं सकते। 50 साल से हमारे दिमाग में ये फिट कर गया कि अरे इधर तो मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, इनको अनदेखी करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते, राजनीति नहीं कर सकते, सरकार बनाने की बात तो छोड़ दो। मोदी ने करके दिखाया, मोदी ने करके दिखाया ना। क्योंकि एक बात होती है, हम जब निगेटिव हो जाते हैं तो हमारी सोच भी निगेटिव। अब देखो, हम जो रोज खबरें सुन रहे, क्या खबरें सुन रहे कि मुस्लिम वोट बैंक और हिंदू कंसोलिडेशन। भाषा देखो आप, अगर मुस्लिम वोट बैंक है तो उसके टक्कर में कुछ हिंदू इकट्ठा होकर बीजेपी को, हिंदुत्व पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो उसको हिंदू वोट बैंक बोलो ना, कंसोलिडेशन क्यों बोल रहे? यानी मुस्लिम कंसोलिडेट होता है, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन हिंदू कंसोलिडेट होता है, पोलराइज होता है, तो बड़ा अपराध हो गया। ये जो भाषा है, वो भाषा, उनका शब्दकोश अलग है, हमारा अलग है, ये पहली समझना जरूरी। तो अब मुस्लिम वोट बैंक काम की नहीं रही, इसलिए केजरीवाल ये डरे हुए हैं, क्योंकि इनके सारे शेयर उधर है ना। प्रशांत किशोर क्या बोलता था 5 साल पहले ममता के बारे में, कि बीजेपी शुरू होती है उससे पहले हम 30% हो जाते हैं। हम जब रेस में आते हैं तो 30% पहले ही पहुंच गए, उसके आगे हम जितना करेंगे उसके बाद, यानी बीजेपी 0 होती है, वहां हम 30% होते हैं। ये सब जो बात थी वो खत्म कर दी गई। तो उस पर निर्भर जो MOI समीकरण, मुस्लिम यादव, ये जो बातें करते थे ना, अब उनको अक्ल आई कि वो शेयर डूब गए। वो विजय मल्ल्या की कंपनी के शेयर थे, ये अभी अभी समझ में आ रहा है। तो इसलिए इनको डरना जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम भी इतनी एकजुटता से अभी वोट नहीं करेगा। देखो, इनकी हिम्मत ऐसी चर्चा ने बढ़ाई है मुस्लिमों को भी, कि हम अब बंगाल में देखो, भीख मंगा तो मुस्लिम ही ज्यादा है, उनको क्या फायदा हुआ है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है, उनमें भी रियलाइजेशन आ जाता है, तब उनको समझ में आ रहा है। इसलिए मैं एक तरीके से मैं OIC का समर्थक हूं कि इन्होंने दिया क्या है। ये सिर्फ वोट के लिए हमारे पास आते, इन्होंने हमको सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है। तो उस वोट बैंक पर जो निर्भर थे चुनाव में, राजनीति में, उनका डरना लाजमी है, उनको डरना ही चाहिए। तो वो डरे हैं। और दूसरी बात जो IPAC की है, मैंने जो ये दौड़ कर गया ना, अखिलेश दौड़कर कोलकाता गया, ममता दीदी से मिला, क्योंकि उसको भी समझ आया कि ममता दीदी की हार हुई है, तो उसका एक बड़ा कारण IPAC भी है।
क्योंकि आईपैक नाम की कंपनी ही तृणमूल कांग्रेस चलाती थी, पार्टी चलाती थी, एक कंपनी पार्टी चलाती थी। अगर इन्होंने उनको ही काम दिया था तो इस चुनाव में सबसे पहला अटैक जो हो गया वो आईपैक पर हुआ था, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी। तो कहां से ममता दीदी उठकर खड़ी होगी? तो अब आईपैक के धागे कहां से निकले? आईपैक के धागे गोवा से निकले। ममता दीदी ने जो गोवा में चुनाव लड़ा था 5 साल पहले, तो उसके लिए जो पैसे भेजे थे चुनाव के लिए, वो आईपैक ने हवाला कांड करके भेजे थे। तो वो धागा ईडी को मिल गया था, उसके लिए आईपैक को आरोपी बनाया गया और आईपैक के जरिए उस मामले में उनको पकड़ के उनके पूरे धागे खोले गए। अगर उसमें अखिलेश का या समाजवादी पार्टी का एक आधा धागा निकला तो वो भी गया। तो जो उसने अचानक से वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, कल मैंने कहीं पढ़ा जी, अखिलेश ने आईपैक से जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, वो तोड़ दिया, क्योंकि वो डरा है कि शायद मेरा भी कुछ निकले तो मैं भी फंस जाऊंगा। तो पहले उसने ये तोड़ा और जाकर ममता दीदी से मिला कि भाई तुम कहां कहां फंसी हो, कम से कम वो मुझे बताओ, तो मैं आप आईपैक से कौन से रिश्ते वो तोड़ू। तो डरा है, क्योंकि चुनाव को डरा है, वो तो है। हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बची नहीं है और हिंदू इकट्ठा हो रहा है, हिंदू वोट बैंक ज्यादा तगड़ी होती जा रही है, उससे तो डरना जरूरी है। और अगर हिंदू एकजुट हो जाता है तो जाति का राजकारण, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली। बहुत सारे कारण है डरने के। और लगातार 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में अखिलेश की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो ये भी डर है, सपने में आते हो गए 2014, 2019, 2017, 2022 ये चुनाव, उसके नतीजे अखिलेश के सपनों में आते हो गए। अगर नहीं होगा तो उसको भी मालूम है उसकी पार्टी टूटने वाली है। मैं तो मानता हूं कि अभी कुछ दिन ठहरो, कुछ महीनों में आपको दिखाई देगा तृणमूल कांग्रेस कैसी टूटती है, देखो। बिल्कुल। तो डरना लाजमी है, डरना गलत नहीं है, इन्होंने डरना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पर जा रहे हो। देखो, शॉर्टकट से जा रहे हो तो पहुंचेंगे कि नहीं, बीच में कुछ गड़बड़ होगी कि नहीं, ये डर आपके मन में होना चाहिए। सीधे रास्ते से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप शॉर्टकट लेना चाहते हो तो आपके मन में डर आता है, वो बिल्कुल स्वाभाविक होता है। ये जो लोग निकले, पार्टी का काम नहीं चलाएंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, बस प्रशांत किशोर या आईपैक को लाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उनके मन में डर होना चाहिए। अगर अच्छा और शुद्ध राजनीति हमारे देश में हमको लानी है तो ऐसे लोगों को डर होना चाहिए। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए।